हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की रेवेन्यू और मार्केट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और बाजार नीति का एकदम ब्रीफली जो हम यहाँ पे वर्णन करेंगे, जो कि आपके हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के पेपर 8 में अधिकतर बार एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है और एग्जाम पेपर में जो है ये अपना एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में अपनी पहचान रखता है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, जो कि मैंने अपने पढ़ाई के दरमियान बनाया था। तो चलिए समझते हैं कैसे लिखते हैं एग्जाम में भी, और ये सवाल का जवाब कैसे देंगे, ये दोनों चीज़ों को साथ ही साथ देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी, जैसे नेम, क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सेमेस्टर ऑनर्स एंड पेपर। कुछ चीज़ों को मैंने हाइड कर रखा है ताकि जो है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, क्योंकि मैं तो अब पास आउट हो चुका हूँ, लेकिन कई बार रोल नंबर और ये सारी चीज़ें जो हैं हर एक कोई को पता नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से मैं इसे हाइड कर दिया हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स थे मैंने तब बनाए थे जब कोविड का समय चल रहा था, और कोविड के समय मैं ऑनलाइन क्लासेस करता था, और उस क्लासेस को अटेंड करने के बाद कई जगह से, कई संसाधनों का हेल्प से, टीचर्स के लेक्चर से, प्रोफेसर के लेक्चर से जो है चीज़ों को ऐड करता था और फिर नोट्स बनाता था। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये मेरा चैप्टर 3 था, जिसमें खिलजी वंश। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपना सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीक़ा से दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको समझाया जा रहा था। फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया भी है, और जिसमें दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में आपने पढ़ा, और गुलाम वंश में 3 ऐसे शासक के बारे में पढ़ा, जो कि वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, और लास्टली आपने पढ़ा था दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, बलबन के बारे में। और फिर गुलाम वंश जो है 1290 ईस्वी तक, यानी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलती है। और फिर जो है दोस्तों 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश आता है। कौन सा वंश? खिलजी वंश, जो वर्ड यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसी खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण एक शासक, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम याद रखिएगा। कौन सा नाम था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। वो जो है एक अपनी बाजार नीति लाता है अपने शासन, जब वो शासक बनता है, सुल्तान बनता है, तो अपनी बाजार नीति के द्वारा ये प्रशंसा पूरे तरफ से बटोरता है। तो चलिए समझते हैं इसकी बाजार नीति को। तो सबसे पहले आप किसी भी सवाल का जो है जवाब देंगे, वो उसकी भूमिका में देंगे। हालांकि यहाँ पे भूमिका लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे भूमिका ना लिख कर क्या लिख सकते हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ना ये भूमिका है ना ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बस एक पॉइंट आपको बनानी है और यहाँ पे लिखनी है खिलजी वंश के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अत्यधिक प्रभावशाली शासक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो है दोस्तों, उसने लगभग 20 साल तक जो है योग्यतापूर्ण शासन कहाँ किया था? दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक के रूप में। ठीक है, उसने साम्राज्य का विस्तार किया, सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाए रखी, और साथ ही साथ दोस्तों उसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो था इसकी आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार। तो इसमें हम लोग समझेंगे इसकी आर्थिक नीति के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी वो इसके प्रशासनिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग थी। यानी कि आर्थिक नीति मतलब क्या समझते हैं आप दोस्तों, कि ये जो है मुद्रा से या फिर क्रय विक्रय, जहाँ से ये पैसा कमा सकता है, ये सब चीज़ों में किस प्रकार की पॉलिसीज़ बनाई थी उसके बारे में समझेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी वो प्रशासनिक नीति का भी एक महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि जो है दोस्तों ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने प्रशासन के आर्थिक पक्ष को महत्व दिया, कि हम आर्थिक तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से किस तरीक़ा से डेवलपमेंट करेंगे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासक या फिर प्रशासन व्यवस्था बहुत मजबूत होगा, और जिसके कारण ही इसे महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री कहा गया। क्या कहा गया? महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री। 1 नंबर के सवाल में आता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसने जो आर्थिक सुधार किए या बाजार नीति लाई वो क्यों लाई। ठीक है, तो इसके लिए
इसका कारण समझेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के कारण को आप यहाँ पे लिखेंगे पहले, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था जो कि हर एक राजा, हर एक सुल्तान के सामने आता है, और वह था दोस्तों विशाल एवं स्थानीय सेना के व्यय का निर्वहन। मतलब हम इससे ये समझेंगे, जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट को यदि आपने अपने दिमाग में छाप लिया तो हम समझेंगे कि आगे हम कुछ ना भी बताएं तो आप 10 लाइन बना सकते हैं। कैसे? इसके पास तो विशाल सेना होगी, स्थानीय सेना होगी, और उस पर खर्च करने के लिए, उस पर व्यय करने का, निर्वहन करने का, उस पर खर्च करने का ये पैसा जो है अपने पास लाना चाहता होगा, मुद्रा लाना चाहता होगा, जिसके कारण उसको जो है अच्छी सेना, एक मजबूत सेना खड़ा करने में मदद मिल सके, और इसी कारण से वो क्या करता है, आर्थिक सुधार करता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वही पॉइंट को आपको लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो खुद को स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक मानता था। अब निरंकुश और स्वेच्छाचारी मतलब अपनी इच्छा से शासन करने वाला, और जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगाए, कोई रोक ना लगा, उसको निरंकुश कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शासक की एकमात्र ऐसी शक्ति जिस पर वो क्या कर सकता है, अपना पहचान बनाता है, और वो शक्ति होती है उसका सैन्य बल। क्योंकि उसकी सैन्य बल ही मजबूत होती है, तब तो वो निरंकुश रहेगा ना, को उसके ऊपर दबाव ना डाले। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि उसकी सैनिक बल मजबूत होती है। तो इसी सैनिक बल के कारण इसके पास विशाल सैन्य बल थी, और इसी विशाल सैन्य बल के कारण अलाउद्दीन अलग अलग क्षेत्रों को जीत भी चुका था। अब जब बहुत बड़े क्षेत्रों को जीत चुका था तो इसके क्षेत्र पर बहुत सारे लोग एक प्रकार से अड़ंगा भी तो डाल सकते हैं, यानी बाहरी आक्रमण भी तो हो सकती है। तो इसी बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए अपने प्रदेशों को, अपने जीते हुए प्रदेशों को वो एक विशाल सेना रखा हुआ था। अब इस विशाल सेना के लिए एक और दूसरी चीज़, ये अस्थाई सेना रखा था। पहले अस्थाई सेना होती थी, लोगों को जब सेना की ज़रूरत होती थी वे भाड़े पर सैनिक खरीदते थे और अपनी सेना को जो है युद्ध में उतारते थे। लेकिन इसके पास स्थानीय सेना थी, खुद की अपनी परमानेंट सेना थी, तो उसका खर्च चाहिए, उसके खर्च के लिए प्रचुर मात्रा में धन चाहिए, और इसी सारे धन को इकट्ठा करने के लिए, इन सब चीज़ों के खर्च का निर्वहन करने के लिए ही वो क्या करता है, उसकी एक ज़रूरत होती है कि वो आर्थिक सुधार करे, ठीक है। आर्थिक सुधार करने के लिए वो बाजार नीति लाता है। तो पहले ये तो समझ लीजिए कि क्यों ऐसा उसके दिमाग में आता है कि बाजार नीति लाना चाहिए। तो पहला कारण आपको समझ में आया। अब इसमें डॉक्टर सरन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर सरन कोई प्रोफेसर होंगे, हिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे, जिन्होंने बताया कि राज्य के सीमित संसाधनों की सहायता से एक विशाल सेना की व्यवस्था करना उसका प्रमुख कारण था, मुख्य कारण था, जिसने सुल्तान का ध्यान जीवन की अनिवार्य वस्तुओं का मूल्य कम करने की ओर खींचा, जिससे कम वेतन प्राप्त करने वाले सैनिक भी सस्ती वस्तुओं प्राप्त कर सके। देखिए, इसके पास सैनिक थे, विशाल सेना थी। मान लीजिए कि 1000 सैनिक है, ठीक है। अब यदि किसी भी वस्तु का मूल्य यदि ज़्यादा होगा, ठीक है, अब चीज़ों को समझिए, तो इन सैनिकों को उसके लिए ज़्यादा मूल्य देना होगा। यानी कि एक वस्तु का दाम यदि 10 रुपया है और एक वस्तु का दाम यदि 100 रुपया है, तो पहला सिचुएशन हम मान के चलते हैं कि एक वस्तु है जिसका दाम 100 रुपया है, तो एक सैनिक को इसको खरीदने के लिए 100 रुपया देना होगा। सिंपल सी बात है। अब जब वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा तो इस सैनिक को ज़्यादा वेतन देना होगा, ठीक है। अब ज़्यादा वेतन देना होगा तो अलाउद्दीन खिलजी के पॉकेट से, यानी उसके राज सिंहासन से, या उसके द्वारा ही पैसा दिया जाएगा ना, वेतन दिया जाएगा। लेकिन यदि वस्तु का मूल्य जो 100 रुपया में पहले मिलता तो उसी को 10 रुपया में बेच दिया जाए और इसका वेतन कम कर दिया जाए, अब इसका कम वेतन हो गया, एक सैनिक का वेतन कम हो गया और वस्तु भी कम दाम में मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। बस यही चीज़ को वो अपनाया था कि हम ऐसे वस्तुओं की कीमत को कम करेंगे जो वास्तव में जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरत के लिए वस्तु हैं, उसका हम क्या कर देंगे, कीमत को कम कर देंगे। यही इसका मूल उद्देश्य था। और इसी कारण से अगर हम जैसे जैसे कीमत को कम करते हैं तो दैनिक जीवन में हर एक दिन यूज़फुल होने वाले, आने वाले चीज़ों को हम कम दामों में जब बेचेंगे तो सैनिक भी उसको खरीद कर कम दामों में खुश रहेंगे। जब वे कम दाम में ही मिल जाएंगे तो वो ऊंची वेतन की कामना नहीं करेंगे। तो यही चीज़ें थी जिसके कारण जो है उसने अपने आर्थिक सुधार की ओर ध्यान दिया और बाजार नीति लाई, ठीक है। अब दूसरा क्या कारण था? शाही राजस्व की इच्छा।
देखिए, हर इतिहासकार का यही मानना था कि, या फिर बहुत सारे इतिहासकारों का मानना देखा होगा कि बहुत सारे सुल्तान क्या चाहते हैं, उनका राजस्व की इच्छा जो होती है वो शाही अंदाज में हो। थोड़ा सा एक प्रकार से कह सकें कि उन्होंने इस प्रकार के सुधार के पीछे एक कारण ये भी बताया कि वो वास्तव में एक ऐसा सेना तैयार करना चाहता था जिसमें कम पैसा में हम कम इसको सेना में कम खर्च में करें, और जो बाकी मेरे पास जो पैसा बचेंगे, जो मेरे पास पैसा बचेंगे, उस राजकोष को एकदम बहुत ज़्यादा तरीके से भरने की कोशिश करेंगे और उस बचे हुए पैसे से अमीरों के जैसा ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है, इसी को तो कहते हैं शाही अंदाज में। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो ये अपने आप को एक महत्वपूर्ण शासक मानता था, और अच्छे तरीके से ऐसे व्यक्ति जो कि अमीर होते थे उनसे भी कुछ चीज़ें लेता था, मतलब कि संपत्ति किसी से छीन लेता था, किसी का कर बढ़ा देता था, कहीं पे कुछ मुकदमा चल रहा हो तो वहाँ पे कुछ विशेष अधिकार लगाकर उससे वो मुकदमा जीत लेता था। यानी कि अपने आप को ऊंचा करने के लिए धीरे धीरे जो है ये अलग अलग कार्य करने लगा, और कई जगह पर जो है ऐसे ऐसे नीति नियम लागू कर दिए जिससे जो है इसकी राजकोष में बढ़ोतरी होने लगी, और राजकोष में बढ़ोतरी होने के साथ साथ इसकी आय में वृद्धि हो गई, इसके पास पैसा ज़्यादा आने लगा। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजस्व जो टैक्स होती है, एक प्रकार से टैक्स जो होती थी वो बहुत जगह से, अलग अलग जगह से इसके पास आने लगी। अब इसके पास पैसे बढ़ने लगे, और इसी पैसा को बढ़ाने के क्रम में जो है उसके पास कर्मचारी, यानी टैक्स लेने के लिए, राजस्व लेने के लिए उसको कर्मचारी चाहिए। अब कर्मचारी में वृद्धि होने लगी, और कर्मचारी में जैसे वृद्धि होने लगी तो उन्होंने क्या किया कि एक अच्छा वेतन कर्मचारियों को देना चालू किया ताकि कर्मचारी लोग बेईमानी ना करें। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि राजस्व में वृद्धि भी हो गई, कर्मचारी भी इसने रख लिया, और उनको थोड़ा ज़्यादा वेतन देकर जो अपने राजस्व जो है अच्छा तरीका से बढ़ा सका, शाही राजस्व प्राप्त कर सका। ठीक है, यानी टैक्स जो अच्छे तरीके से प्राप्त कर सका। ठीक है, अगला जो है हम यहाँ पे समझेंगे कि इसने इसकी सुधार के लिए बाजार नियंत्रण नीति लाई थी। ठीक है, इसको एक पॉइंट नहीं, इसको अलग से पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, राजस्व का जो भार था वो अधिकांश भाग जो है ये कहाँ से लूटता था? अधिकांश भाग जो है ये जिसके पास, सिंपल सी बात है कि जो भूमि जिसके पास थी उस पर जो है ये टैक्स लगाता था। तो जब चीज़ें बढ़ने लगी तो उसको लगा कि आर्थिक सुधार तो ज़रूरी है, लेकिन आर्थिक सुधार करने के लिए हमको एक अलग से मार्केट पॉलिसी लानी होगी, और इसी को कहते हैं बाजार नियंत्रण नीति। तो सबसे पहले समझते हैं ये बाजार नियंत्रण नीति क्या थी। तो पॉइंट यहाँ से मेनली शुरू होता है। ठीक है, जो सवाल आप यहाँ पहले देख रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाई। तो बाजार नियंत्रण नीति में क्या था? बाजार नियंत्रण नीति एक ऐसा मौलिक प्रयोग था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के महत्व को बढ़ावा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी सैन्य व्यवस्था लाई थी जिसको सफल बनाने में उसके बाजार नियंत्रण नीति ने क्या किया था? साथ दिया था। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं, मूल उद्देश्य तो यही थी ना कि सैनिक व्यवस्था को ये क्या कर सके, सुदृढ़ कर सके। तो बाजार नियंत्रण नीति जो है एक ऐसी नीति थी जिससे ये अपनी विशाल सेना को संगठित करके उसका वेतन भी निश्चित किया, और उनका वेतन इतना था कि सैनिक और उसका परिवार अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीद सके। ठीक है, और जो भी वस्तु उसके पहुंच तक हो उस वस्तु को वो खरीदने में संकोच ना करे, ऐसे सारे चीज़ें करने लगे, और जिसके कारण वस्तु के मूल्य में क्या हो गई? गिरावट आ गई। और इसी नीति को बाजार नियंत्रण नीति, मतलब वस्तु के मूल्य में गिरावट करके जीवन जीने के लिए सभी वस्तुओं को अपने सैनिक, अपने सेना के लोगों तक, सेना के जवानों तक उसको खरीदने की पहुंच बढ़ाना ही इसकी बाजार नियंत्रण नीति थी। अब इस बाजार नियंत्रण नीति में उसने क्या क्या काम किया, किन किन कामों पर बल दिया, वे समझते हैं। ठीक है, तो इसने बाजार नियंत्रण नीति समझ में आ गया। बाजार में वस्तुओं के मूल्यों को कम कर देना ताकि वस्तु जो है किसी भी सैनिक को या किसी भी सैनिक के परिवार को आसानी से उपलब्ध हो सके, और इस कारण से उसने सैनिक का वेतन को भी कम कर दिया। यानी सैनिक का वेतन कम, वस्तु का मूल्य कम, और सैनिक और वस्तु में एक तालमेल बैठा देना, इसकी खरीदारी उसके
मतलब उसके हित में कर देना, उसके लिए खरीदना, इसके लिए आसान कर देना ही बाजार नियंत्रण नीति थी। अब इस बाजार नियंत्रण नीति में उसने कौन कौन से कार्य को अपनाया उसको समझते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो अपनाया इसने, वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना। मतलब ये मूल्य में कमी करेगा तो कितना कम करेगा, तो उसका निर्धारण करेगा ना कि किस किस मूल्य में कितना कितना कमी होना चाहिए, कौन सा मूल्य किसके लिए तय होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने किया। दूसरा, वस्तु की पूर्ति की व्यवस्था की कि अब इन वस्तुओं की पूर्ति होनी चाहिए। जो हम अपने देश में उगाते हैं उसको दूसरे देशों तक कैसे पहुंचाएं, जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं उसको अपने देश में कैसे लाया जाए, सही समय पे कैसे यूज किया जाए, ये सारी चीज़ें इसने दूसरे पॉइंट में किया। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे वस्तुओं का उचित वितरण। देखिए, वस्तु आपके पास है, उसके अच्छे मूल्य आपने तय किए, लेकिन उन वस्तुओं को सही समय पर सही जगह पर नहीं भेजा गया। किस जगह पर, जैसे सपोज दैट कि अभी हम आगे पढ़ेंगे ही, जैसे कोई ए एक जगह है और बी एक जगह है। ए में मान लो कि इसका एक शासन काल का एक शासन क्षेत्र है और इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, ए और बी। अब ए में जो है हमारी 75% जो है इसकी जनता रहती होगी और बाकी जो 25% बचे, ठीक है, वो इधर रहते होंगे। ठीक है, तो 25% में अगर सपोज दैट कि वस्तु का जो वितरण होगा इधर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा, तो क्या होगा, वस्तु इधर ज़्यादा होगी लेकिन आदमी कम है, तो वस्तु तो बेकार पड़ गई ना। लेकिन इधर आदमी ज़्यादा है तो वस्तु जो है क्या है, कम है। तो इससे क्या होगा, खपत ज़्यादा होने लगेगी और वस्तु की कमी हो जाएगी। तो उचित वितरण कैसे किया जाए ये भी जो है क्या करता था, देखता था। तो इस प्रकार से इसकी बाजार नियंत्रण नीति में थी। और सबसे लास्ट जो है बाजार नियंत्रण नीति में थी वो थी बाजारों का प्रबंध, कि बाजार में किस तरीके से वस्तु को बेचा जाए। बाजार में अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई तौलने में बेईमानी कर रहा है, तो उस पर कैसे रोक लगाया जाए, बाजार का अच्छा तरीका से प्रबंध कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें थी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण। तो इसको जो है मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन इसको और भी डीपली अगर यदि आप एक एक लाइन करके पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। चलिए आपके सामने मैं इसे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। भूमि का जो कर था, भूमि का जो टैक्स था, अभी आपने समझा, देखा ना कि टैक्स को कैसे ये बढ़ाता है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों से ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छे ढंग से अपने पास आय कर लेता था, कमाई कर लेता था। लेकिन विशाल सेना का खर्च करना इसी में उसका हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण जो है उसने ये सारी चीज़ें लाई और उसमें क्या किया कि वस्तु के मूल्यों में कमी कर दी और मूल्य निर्धारण कर दिया कि अब जो है कौन कौन से वस्तु कितने में बिकेंगे वो हम निर्धारित करते हैं। ये सारी चीज़ें इसने लाई। अब मूल्य निर्धारण करना उतनी आसान बात थी नहीं, क्योंकि वस्तु तो एक होती नहीं है, अनेक वस्तु हमारे आसपास है, अनेक संसाधन हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो इसने क्या किया, उन वस्तुओं की सूची बनाना तैयार कर दिया जो वस्तु असल मायने में दैनिक जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, जो प्रतिदिन यूज़ में आने वाली वस्तु थी, जो सैनिकों के लिए आवश्यक रूप से ज़रूरतमंद हुआ करती थी। उनका एक सूची तैयार किया और सावधानी से अलग अलग छोटी सी छोटी वस्तुओं को भी उस लिस्ट में जो है रखा, जैसे कुछ खाने के पदार्थ, कुछ जानवर, कुछ दास दासी, ये सब सारी चीज़ों के जो है उसने मूल्य निर्धारित कर दिए। यूज़ आने वाले कपड़े, वस्त्र, शीशा, ये सारी चीज़ों की भी उसने सूची बनाई। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े वस्तुओं की सूची बनाई और उन सूची के आधार पर उसने डिसाइड किया कि किस चीज़ का कितना मूल्य होना चाहिए। तो सभी मूल्यों को मैंने एक डाटा के रूप में यहाँ लिखा था, जो मैंने अपने एग्ज़ाम में भी पुट किया था, जिससे मुझे अच्छे अंक मिले थे। यदि संभव हो तो आप इन सभी चीज़ों को अपने एग्ज़ाम में पुट कर सकते हैं, यदि इस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो। यदि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो कोशिश करें कि इसको आप रट लें, लेकिन बहुत ईजी है। जैसे आप याद करेंगे अनाज में किस प्रकार से इसने मूल्य का निर्धारण किया था। गेहूं, जौ, चावल, दाल, चना, ये याद रखिएगा, 10 बार इसको पढ़िएगा, याद हो जाएगा। गेहूं, जौ, चावल, दाल, चना, गेहूं, जौ, चावल, दाल, चना, इस तरीके से रिपीट कीजिएगा, बार बार रिपीट करने से याद हो जाएगा। तो जीतल उस समय की एक मुद्रा थी, जैसे रुपया एक प्रकार से कह सकते हैं टका, तो उसी प्रकार से जीतल भी एक क्या थी, मुद्रा थी, करेंसी थी वहाँ की। तो गेहूं जो है
7.5 जितल प्रति मन, और उसके नीचे याद करते जाएंगे 4 और बाकी बचे 5, इस तरीक़ा से। तो यदि आपने गेहूं और जौ को याद कर लिया तो 7.5 जितल प्रति मन, जौ 4 जितल प्रति मन, और बाकी चावल दाल चना 5 जितल प्रति मन। ईजी हो गया ना। इस तरीके से यदि आप 5-6 बार इसको रिपीट करते हैं, 10 बार रिपीट करते हैं, याद हो जाएंगे। अब मवेशियों के लिए, मतलब जो मवेशी जो कह सकते हैं कि पशु व्यापार करते थे, उनके लिए भी एक अलग बाजार की व्यवस्था की। घोड़े के लिए उसने मूल्य निर्धारण किया। क्या किया? जो उच्च श्रेणी के, सबसे पहले तो इसको 3 श्रेणी में बांट दिया, उच्च, मध्यम, तृतीय श्रेणी। अब जो घोड़े बेचते थे या घोड़े को बेचने का जो मूल्य था उसने निर्धारण किया कि जो अच्छे श्रेणी के घोड़े हैं उसको 100 से 20 टका, जो मध्यम श्रेणी के होंगे उसको 80 से 90 टका, और जो तृतीय श्रेणी के घोड़े होंगे उसको 60 से 70 टका। ठीक है। गाय का मूल्य निर्धारण किया 3 से 4 टका, भैंस का मूल्य निर्धारण किया 10 से 12 टका, बकरी का मूल्य निर्धारण किया 14 जितल। ठीक है। दास भी इसने, उस समय दास खरीदा जाता था, जैसा कि आपने देखा गुलाम वंश में कैसे दास खरीदे जाते थे, तो दास के लिए भी इसने मूल्य निर्धारण किया। जो युवा दास होंगे उसके लिए 20 टके, जो साधारण दास होंगे उसके लिए 10 से 15 टके, और जो दासियाँ होंगी उससे 5 से 12 टके। क्लियर। और उसने अलग अलग वस्त्र पर भी जो है मूल्य निर्धारण करने का काम किया। ठीक है। रेशम के जो कपड़े थे उसके लिए 2 से 16 टका, और सूती कपड़े थोड़ा ऊपर तक जाते थे 6 से 24 जितल। ठीक है। इस तरीक़ा से उसने ये सारी चीज़ें की। लेकिन दोस्तों उसको पता था कि हमने मूल्य निर्धारण तो कर दिया, आज के समय में भी मूल्य जो निर्धारण होते हैं हर एक चीज़ पर, हर एक जगह पर, लेकिन उनके मूल्य को बढ़ाकर तो बेचा जाता है ना, यानी दलाल जो बीच में होते हैं। तो उन दलाल का सफाया करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने तरीके से, अपने स्तर से ईमानदार और अच्छे कर्मठ कर्मचारियों को चुना। और ये कर्मचारी क्या करते थे, क्रय विक्रय पर नज़र रखते थे, कौन सा सामान कितना में बिक रहा है, कितना इसकी डिसाइड जो मूल्य है, कितना निर्धारित मूल्य है, क्या चीज़ें हैं, इस तरीके से वो करता था। इसके लिए वो क्या करता था, एक अच्छा बुद्धि लगाता था, छोटे छोटे बच्चों को भेजता था वस्तु खरीदने के लिए बाजार में। ठीक है। छोटे छोटे लड़कों को भेजता था, वे वस्तु खरीद कर आते थे, और जब वे वस्तु खरीद कर लाते थे उन वस्तुओं को वो तौलता था और देखता था कि जितना इसका मूल्य है, जितना इसके मूल्य को चुकाया गया है, क्या ये वस्तु में कमी तो नहीं है, या फिर इसके मूल्य को बढ़ाया तो नहीं गया है। इस तरीक़ा से ये सारी चीज़ें उसने की। बहुत बुद्धिमान और बहुत ही चालाकी से वो बाजार नीति को सक्सेसफुल बनाया था। तो ये बाजार नीति का सबसे पहला काम था इसका। ठीक है। अब दूसरा काम क्या था, वस्तुओं की पूर्ति व्यवस्था। देखिए, बाजार में जो वस्तु, उसका मूल्य तो निर्धारण कर लिया, लेकिन इन वस्तुओं की पूर्ति पर भी जोर देना, इन वस्तुओं की पूर्ति व्यवस्था पर भी जोर देना, यही चीज़ जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसने क्या किया, वो जानता था कि यदि वस्तु सही समय पर सही जगह पर नहीं पहुंचाया गया तो वस्तु बेकार हो जाएगी। ठीक है। यानी कि बाजार में वस्तु का अभाव हो जाएगा। अगर कोई जगह पर सही समय पर वस्तु नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये बाजार में वस्तु का अभाव हो जाएगा। और इसी कारण से बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने में इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था वस्तुओं की पूर्ति को बनाए रखना। और इसके लिए उसने क्या किया था, वे वस्तुएं जो अपने देश में उगाए जाते थे इसके, उसकी पैदावार बढ़ा दी। और पैदावार बढ़ाने के साथ साथ जो है, ताकि अलग अलग प्रदेश में जब इसकी मांग होगी तो हम उसको आसानी से सप्लाई कर सकें, अलग अलग क्षेत्रों पर जो है इसको आसानी से बांट सकें, मेरे पास वस्तु ज़्यादा होंगे, आसानी से हम सभी क्षेत्रों पर बांट सकते हैं। इसके अलावा इसने एक और काम किया कि जो वस्तुएं बाहर से मंगाई जाती थीं उसकी मांग को थोड़ा ज़्यादा कर दिया। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि बड़े बड़े गोदाम बना दिए, और उसको जो क्या करता था, ये एक प्रकार से संचय करके रखता था, संग्रह करके रखता था, और ज़रूरत के समय इसको क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। ठीक है। अब जो है उसने क्या किया था, अनाज के उचित मूल्य के लिए जो अनाज इसके पास आते थे किसानों से, उसके लिए क्या किया था, किसानों के जो कर देता था ना, उससे मतलब किसानों पर जो कर देता था, जो टैक्स देता, किसान लोग इसको जो टैक्स देते थे उस पर भारी कर लगा दिया, भारी टैक्स लगा दिया। अब उसी टैक्स को चुकाने के लिए किसान क्या करते थे, अपने फसल को बहुत जल्दी इसके पास बेच देते थे। अब फसल यदि इसके पास आ गया तो फिर ये बाजार में उन फसलों का वितरण आसानी से कर लेता था। ये अच्छा दिमाग लगाया था। हालांकि इससे लोगों को हानि थी, किसानों को हानि थी, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है।
उसके बाद गांव-गांव में महाजन लगा दिए, नगर में व्यापारी को वो परेशान करते रहते थे, सही समय पर उससे क्या करते थे, ऋण या ब्याज या जो कर था वो लेते थे। इस तरीके से उसने अपने तरीके से इस प्रकार की चीज़ों को अपनाया था। ठीक है, अब जब कठोर रूप से देखा जाए तो यहाँ पे इसकी कठोरता भी नज़र आती है। क्या कि किसानों पर इतना ज़्यादा टैक्स देना कि किसान जैसे फसल उगाते थे वैसे ही इसको दे देते थे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके लिए उत्पीड़न का कार्य थी। और यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप पढ़ लेंगे, इसका PDF हम आपको दे ही देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगला आप यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे बाजार नियंत्रण नीति में वो वस्तुओं का उचित वितरण करने पर बल दिया था कि वस्तु पूर्ति तो कर सकते हैं, कहीं भी वस्तु को भेज दें वही तो पूर्ति हुआ, लेकिन इनका वितरण, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस जगह पर कितना होगा, इसका डिसाइड करने का काम जो इसने यहाँ पे किया था। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उपभोक्ता को वो नज़र में रखा कि इस क्षेत्र में, जैसे A क्षेत्र में, B क्षेत्र में, C क्षेत्र में कितने उपभोक्ताओं की संख्या है और उन उपभोक्ताओं की ज़रूरत कितने होंगे, और उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उसने इस क्षेत्र पर उतने वस्तु रखें, इस क्षेत्र पर उतने वस्तु के वितरण किया, उस क्षेत्र पर उतने वस्तु का वितरण किया, और फिर पूर्ति व्यवस्था को संचालित करते रहा और फिर इस तरीके से जो है इस उद्देश्य पर वो क्या हो पाया, सफल हो पाया। और इसके लिए जो है हर एक उपभोक्ता के पास आज्ञा पत्र होता था कि एक उपभोक्ता कितना वस्तु खरीद सकता है, और इसीलिए जो है वो अपने बाजार नियंत्रण नीति में सफल हो पाया। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम जो है दीवान ए रियासत के कार्यालय में क्या करना होता था, ऐड करवाना होता था। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, दीवान ए रियासत एक प्रकार से क्या था, अभी अगला पॉइंट में आप समझ जाइएगा। तो उसके पास एक व्यापारी की सूची होती थी और उस सूची के आधार पर वो देखता था कि मेरे अंडर, मेरे क्षेत्र में, जैसे अभी के समय में समझिए, अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के एक, हम मोदी जी का कुछ ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो PM महोदय हैं, ठीक है, उन श्रीमान ने क्या किया है, अभी लोगों को अनाज मिलता है, चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, तो अनाज, चावल या दाल या तेल अलग अलग क्षेत्रों पर जो मिलता है, अंत्योदय राशन कार्ड है, किसी के पास BPL है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के द्वारा जब उनको मिलता है तो वे क्या करते होंगे कि हर एक क्षेत्र को बांट दिए हैं कि इस क्षेत्र में कितने लोगों की जनसंख्या है, उसके आधार पर हम यहाँ पे वितरण देंगे। जैसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई और इनका वितरण, जो सामान ये दे रहे वो कम हो गया, तो यहाँ के लोग तो विद्रोह करेंगे ना, यानी यहाँ के लोगों तक सामान पहुँचेगी नहीं। तो उसी तरीक़ा से आप इसको समझ लीजिए कि दीवान रियासत एक प्रकार से क्या था, एक पद था जिस पर, जहाँ एक कार्यालय था जहाँ लोग हुआ करते थे और एक सूची तैयार करते कि हमारे अंडर में कितने लोग हैं, कितना वस्तु का जरूरत होगा, उतने के अनुसार जो है इसको सामान दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिंपल है, इसी को वस्तु का वितरण कहा जा सकता है। ठीक है, अब जो है बाजारों का उचित प्रबंध देखेंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति में सबसे व्यवस्थित या सबसे प्रमुख व्यवस्था थी कि वो अपने बाजारों का उचित प्रबंध करे ताकि बाजार नियंत्रण नीति जो है इसकी सफल हो सके। यानी कि कह सकते हैं बाजार की जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी चीज़ों को करना जरूरी था। तो इसीलिए उसने सर्वोच्च अधिकारी, जो कि अभी आपने पढ़ा था, दीवान ए रियासत, मतलब कि बाजार में अलग अलग लोगों को, अलग अलग पदाधिकारियों को उसने चुना था और उनमें से जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको दीवान ए रियासत कहते थे। और इसके अंडर में क्या होते थे, सहना होते थे, और सहना के अंडर में बरीद होते थे। अब सबका काम समझिए, बाजार में तो इस तरीके से इसने एक पदाधिकारियों की, मतलब एक प्रकार से कर्मचारी, पदाधिकारी जो है चुना था। जैसे आज हमारे पास नहीं होते हैं, जैसे IG होते हैं, DIG होते हैं, DC होते हैं, DM होते हैं, SDM होते हैं, SD होते हैं, इस तरीके से चीज़ें होते हैं। अलग अलग व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था संभालते हैं उनका अलग है, प्रशासन व्यवस्था संभालते हैं उनका अलग है, अलग अलग चीज़ें थी ना। तो बाजार नियंत्रण को संभालने के लिए उसने भी अलग अलग पद बनाए थे, जैसे दीवान रियासत जो कि सबसे प्रमुख अधिकारी माना जाता था। इसके अंडर में सहना होता था। सहना का काम होता था संपूर्ण बाजार व्यवस्था को देखना, और सहना के अंदर जो है बरीद होता था। अब बरीद क्या करता था, घूम घूम कर बाजार का, इस बाजार से उस बाजार, उस बाजार से इस बाजार जाता था और अलग अलग विषय में रिपोर्ट तैयार करता था और फिर ये आकर सहना को देता था, और वही रिपोर्ट सहना दीवाने रियासत को देता था। और इस प्रकार से दीवाने रियासत
ये जो रिपोर्ट है उसको किसको देता था, सुल्तान को देता था। समझ में आया ना, इस तरीका से बाजार की प्रबंध थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने गुप्तचर भी रखे थे। गुप्तचर किसे कहते हैं, जो सीक्रेट तरीके से अलग अलग जगह की बातों को समझते हैं, ठीक है, वहाँ की बातों को इकट्ठा करते सुल्तान तक पहुँचाते हैं। यानी सुल्तान को सूचना मिलते रहती थी कि कहाँ गलत हो रहा है, और जहाँ ये देखता था कि ये व्यापारी या ये व्यक्ति, ये उपभोक्ता गलत तरीके से कार्य कर रहा है या फिर उसके बाजार नियंत्रण नीति को नहीं अपनाया है, तो उसको कठोर से कठोर क्या दिया जाता था, दंड दिया जाता था। और इसके लिए बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, ये भी एक लेखक हैं, तो इन्होंने बहुत भयानक बात लिखी थी कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी सामान तौलता था और कम सामान तौलता था, ठीक है, कभी कोई यहाँ कम लिखेंगे, ठीक है, कम सामान तौलता था तो उसके शरीर से उतना भार का मांस काट लिया जाता था। सोच लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी इतना भयानक था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रूरता भी दिखाता है, ऐसा नहीं है कि ये शांत भावना वाला था, ठीक है। यानी कि व्यापारियों को कम तौलने, अधिक मूल्य लेने व किसी भी प्रकार की बेईमानी करने के साहस जो है, उस साहस को तोड़ने के लिए ये ऐसा काम करता था कि कोई ऐसा बेईमानी ना कर सके, इसके शासनकाल में बाजार नियंत्रण नीति अच्छा तरीका से चल सके, ठीक है। अब अगला पॉइंट आप बनाएंगे मूल्यांकन, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो मूल्यांकन यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे कि यदि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन करें तो हम देखेंगे कि इसने मूल्यों का नियंत्रण करके एक विशाल सेना को सफल बनाने का काम किया। और इससे स्पष्ट होता है कि अपने बाजार नियंत्रण नीति के उद्देश्य को पाने में भी क्या रहा, सफल रहा। और इस प्रकार से इसकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी वो एक कहीं ना कहीं एक अपने दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण रही, और अलाउद्दीन खिलजी अपने उद्देश्य में सफल रहा बिना वेतन को बढ़ाए। यानी कि वेतन को तो कम कर दिया उल्टा ना, विशाल सेना के वेतन को बढ़ाए, तो उसको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और उसने एक अच्छे तरीके से बाजार नियंत्रण नीति लाई और सभी सैनिकों तक जो है उनकी आवश्यकता के सभी जरूरतमंद के चीज़ों को कम मूल्यों पर जो है क्या कर सका, पहुंचा सका। लेकिन दोस्तों इससे गरीबों को भी लाभ हुआ। अमीर और जमींदार और जो भी बड़े व्यापारी थे उस पर रोक लगाया गया ताकि वे लालच ना करें। ये सब सारी चीज़ें थी। कठोर नीति अपनाने के कारण जो है भ्रष्टाचार खत्म हुआ। ये सारी चीज़ें इसके मूल्यांकन में हैं। लेकिन इनके कुछ दोष भी थे जो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अगला पॉइंट आप यहाँ पे बना लेंगे दोष, ठीक है। कुछ दोष को मैंने यानी बुराइयाँ, सबसे पहला बुराइयों में से एक है किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। क्यों? क्योंकि किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया था। किसानों को अपने अनाज जो है जबरन इसको बेचना पड़ता था। दूसरा करों की टैक्स, ठीक है, यानी टैक्स को बढ़ा दिया गया था जिससे यहाँ की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी। लोगों को उचित मूल्य पर अनाज बेचने की जगह में सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने होते थे। और तीसरा, बहुत सारे किसान हिंदू थे अतः उनका जीवन निर्वाह करना क्या हो गया था, कठिन हो गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें एक प्रकार से खुशी की कमी थी। उसके बाद इसने कठोर दंड नीति भी लाया था। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, व्यापारियों के अगर कम तोलते तो उनसे मांस काट लेना, ये सारी चीज़ें। तो कठोर दंड नीति से भी यहाँ के व्यापारी घबराने लगे थे, डरने लगे थे। अगला, इस प्रकार से यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बाजार में जहाँ वस्तु के क्वालिटी के आधार पर कंपटीशन होता है, मूल्य ऊपर नीचे होते हैं, तो उससे कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ तो सभी के मूल्य एक प्रकार से तय कर दिए गए थे, तो कंपटीशन कहाँ होगा? क्यों कोई एक दूसरे से कंपीट करेगा? क्यों कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेगा? लेकिन बाजार को सफल बनाने के लिए कंपटीशन होना जरूरी है, और ये कंपटीशन ही हट गई थी। तो ये इसकी बुराइयाँ थी। तो इस प्रकार से सुल्तान की बाजार नियंत्रण नीति हर एक वर्ग, कृषक, व्यापारी, हिंदू, अमीर, सभी जो हैं कहीं ना कहीं इससे असंतुष्ट भी थे। और धीरे धीरे प्रजा इससे नाखुश होने लगी। और अंततः अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति थी वो कमज़ोर पड़ती गई, और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित ना होने के कारण जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हो जाता है और इसकी बाजार नियंत्रण नीति भी शिथिल पड़ जाती है, शांत पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, किस प्रकार से अपने प्रशासन व्यवस्था को समझाने में इसने अपनी बाजार नियंत्रण नीति को जो है सफल बनाने में कौन कौन से उद्देश्य लाए, और किस तरीके से अपने बाजार नियंत्रण नीति को किया, मतलब कि सफल बनाया। जैसे मूल्यों में कमी कर देना, इनका पूर्ति की उचित व्यवस्था करना, इनका उचित वितरण करना, और बाजार का अच्छा प्रबंध करना। यही तो 4 पॉइंट्स हैं, उसी को तो मैंने डील किया है। तो इतना ही था दोस्तों हमारे इस वीडियो पर। और इस चैनल के माध्यम से निरंतर हम आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में मददगार साबित होते हैं। तो
तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना यदि ऐसे ही वीडियोज़ आप निरंतर पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।